राजस्थान की छठी विधानसभा और इस विधानसभा के बारे में हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से राजनीतिक दृष्टिकोण से यह विधानसभा राजनीति का दूसरा चरण है। और यह दूसरा चरण भी क्यों है? क्योंकि इस समय से पहले तक कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन अब इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो पिछले चुनावों में 184 सीटों में से 145 सीटें लेकर अपनी सरकार बनाई थी, अब वही कांग्रेस पार्टी की सरकार राष्ट्रीय आपातकाल के कारण जनता की नाराजगी से ध्वस्त हो जाती है। इसलिए इस विधानसभा को हम कांग्रेस प्रणाली का अंत भी कह सकते हैं। इसके साथ ही हम इसे केंद्र में और राज्य में प्रथम बार, वो भी क्यों कहें, इसको जानने से पहले आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। एक बार फिर आपसे रूबरू हो रहा हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विपुल जोरासिया और आप देख रहे हैं राजस्थान विधानसभा का संपूर्ण इतिहास, एक डॉक्यूमेंट्री। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए सब नई वीडियो लेकर आता रहूँगा जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि चैनल से जारी होने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आपको बता दें कि जब चौथी विधानसभा का चुनाव हुआ तब विधानसभा क्षेत्र का परिसीमन करके 176 सीटों से 184 सीटें कर दी गई थी और इन्हीं 186 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए। और यह चुनाव चौथी एवं पांचवी विधानसभा तक हुआ। लेकिन अब छठी विधानसभा चुनाव में पहले ही परिसीमन किया गया, जिसमें 184 सीटों में 16 सीटें बढ़ाकर 200 सीटें कर दी गई, जो आज तक या फिर हम कहीं 15वीं विधानसभा तक इन्हीं सीटों पर चुनाव होता आ रहा है। अब दौर शुरू होता है भारतीय इतिहास का एक प्रकार से काला अध्याय, जो आपातकाल के रूप में था। इस आपातकाल के कारण या फिर जनता की नाराजगी के कारण जनता पार्टी का गठन होता है और श्री जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इस पार्टी का गठन हुआ। और यह पार्टी आपातकाल के बाद 1977 में जो चुनाव हुआ वो अपने आप में सबसे अलग था। भारत की जनता के सामने ये सवाल बहुत अधिक थे कि कौन अच्छा है और कौन बुरा, बल्कि ये सवाल या फिर ये प्रश्न अधिक थे कि आपातकाल के बारे में जनता की राय क्या है। बस इसी सवाल के प्रति लोगों ने कांग्रेस पार्टी को नकार दिया और केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी के नेतृत्व में बनती है। और इसी जनता पार्टी के नेतृत्व में राजस्थान में चुनाव होते हैं और यही पार्टी पहली बार अपनी प्रचंड बहुमत लेकर राज्य में अपनी सरकार बनाती है। इस चुनाव में 199 सीटों पर चुनाव हुए और इनका परिणाम इस प्रकार रहा। जनता पार्टी को 150 सीटें मिली, कांग्रेस पार्टी को 41, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 1 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 1, जिसमें 6 निर्दलीय विधायकों की संख्या रही। लेकिन 18 अक्टूबर 1977 को छबड़ा क्षेत्र से उपचुनाव होते हैं और इन उपचुनावों के साथ विधानसभा की टोटल सीट 200 होती हैं, जिसका परिणाम हमारे सामने इस प्रकार रहा। इन 200 विधायकों में से महिला विधायकों की संख्या 8 रही, अनुसूचित जाति के विधायकों की संख्या 32 रही, अनुसूचित जनजाति के विधायकों की संख्या 24 रही, जो पिछले चुनावों में इनकी संख्या 21 थी। एक बार फिर से कहना होगा कि 1977 के चुनाव में जनता पार्टी को भारी सफलता के बाद नेता पद का चुनाव होता है और इस चुनाव में सीकर जिले निवासी श्री भैरों सिंह शेखावत जी भाग लेते हैं, जो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी निभा रहे थे। आपको बता दें कि श्री भैरों सिंह शेखावत जी राज्य के मुख्यमंत्री बनने से पहले मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद थे और जब इन्होंने राजस्थान मुख्यमंत्री पद की शपथ 22 जून 1977 को ली, तब भी वे राज्यसभा के सदस्य थे। लेकिन बाद में 18 अक्टूबर 1977 को कोटा जिले के छबड़ा क्षेत्र के उपचुनाव में विजय हासिल करके विधानसभा की सदस्यता प्राप्त की। इसी के साथ राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए डूंगरपुर महारावल श्री लक्ष्मण सिंह जी बनते हैं और उपाध्यक्ष पद पर श्री रामचंद्र जी को बनाया जाता है। लेकिन कुछ समय बाद ही लक्ष्मण जी
इस पद से त्यागपत्र दे देते हैं और विधानसभा अध्यक्ष पद पर श्री गोपाल सिंह आहोर को मनोनीत या नियुक्त किया जाता है। इसके साथ ही विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर के पद पर श्री परशुराम मदेरणा को बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि क्या जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और राज्य में पूरे 5 साल तक चलेगी? तो इसका जवाब यही होगा कि नहीं। तो आखिर क्यों? इसका जवाब यही है कि जनता पार्टी का गठन कई विचारधाराओं और छोटे बड़े दलों के गठबंधन से मिलकर के बनने वाली केंद्र में पहली पार्टी के रूप में थी, जिसका आधार एकमात्र यही था कि आपातकाल का विरोध करना है, जिसके कारण आपात के विरोधी दलों ने यह सरकार बनाई और कुछ दिनों तक पार्टी के नेता और भावी प्रधानमंत्री को लेकर विवाद चलता रहा। पार्टी के संस्थापक श्री जयप्रकाश नारायण प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के लिए सबसे सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन उनके अस्वस्थ हो जाने के कारण श्री जगजीवन राम, श्री चौधरी चरण सिंह और श्री मोरारजी देसाई का नाम जयप्रकाश नारायण जी के सामने आया। लेकिन जयप्रकाश नारायण जी ने मोरारजी देसाई के नाम के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी सहमति दे देते हैं। मोरारजी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और जनता पार्टी की विचारधारा अलग अलग होने के कारण जिसमें एक साझा कार्यक्रम नहीं बन सका और बीच में ही मोरारजी अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं, जिनका समय 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक रहा। मोरारजी के त्यागपत्र के पश्चात किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री पद की शपथ 28 जुलाई 1979 से को ग्रहण करते हैं और वह भी 14 जनवरी 1980 तक अपने प्रधानमंत्री पद पर काबिज रहते हैं। अब यही सरकार आंतरिक गतिरोध के कारण टूट गई और इसके प्रभाव से ही राजस्थान की राजनीति भी जनता पार्टी के रूप में ध्वस्त हो गई। इसका मुख्य कारण यह रहा कि जब चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री थे उस समय आंतरिक गतिरोध के चलते एक बार फिर चुनाव होते हैं, क्योंकि वह पार्टी बिखर गई और जनवरी 1980 में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव के बाद केंद्र में जनता पार्टी बिखर जाती है और एक बार फिर जनता पार्टी को हराकर कांग्रेस की सरकार बनती है और कांग्रेस की सरकार में श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण करती है और उसके निर्देश से ही राज्यपाल रघुकुल तिलक को कहती है कि सरकार को भंग कर दिया जाए। तो इसी के साथ 16 फरवरी 1980 को शेखावत सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है और इसके साथ ही विधानसभा भंग हो जाती है। इस प्रकार विधानसभा भंग होने के साथ ही राज्य में पहली बार छठी विधानसभा अपने कार्यकाल 5 वर्ष से पहले ही भंग हो जाती है और उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। इस प्रकार हम कहें कि राज्य की छठी विधानसभा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, जिसका समय 17 फरवरी 1980 से लेकर 5 जून 1980 तक रहा। इस प्रकार यही विधानसभा थी जो समय से पूर्व ही भंग कर दी गई और मध्यावधि चुनाव की घोषणा कर दी गई थी। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि यह विधानसभा केंद्र सरकार के आंतरिक गतिरोध के चलते समय से पहले ही सरकार टूट गई और उसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। हम दोबारा शीघ्र मिलेंगे, तब तक के लिए आपका दोस्त धन्यवाद के साथ विराम लेता है। शुक्रिया, धन्यवाद।